हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 स्टैंडर्ड की इंग्लिश रीडर बुक जो कि पैनोरामा की है बाय BN शर्मा, इससे हम फर्स्ट चैप्टर सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलारिप्पू शब्दम वर्णम पदम, दीज वर स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम इन वॉशिंगटन DC। कह रहे हैं अलिरप्पू शब्दम वर्णम पदम, ये कुछ अजीब से वर्ड्स थे ऑडियंस के लिए। ऑडियंस माने जो दर्शक होते हैं। इन द पैक्ड ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम उस जगह को कहते हैं जहाँ दर्शक बैठ के मूवी या फिर कोई शो एंजॉय करते हैं। पैक्ड ऑडिटोरियम इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बुरी तरह से भीड़ से ठसाठस भरा हुआ था। कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में, USA. But as the young dancer from India, looking splendid in her traditional costume, explained each item before she began her dance, they began to understand the bhav, emotion, rag, melody and tal rhythm of Bharatanatyam. लेकिन जैसे ही यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से एक डांसर नर्तकी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी उसके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में, जो उसकी पारंपरिक परिधान है उसमें उसने अपना डांस शुरू किया। कौन सा डांस? भरतनाट्यम डांस। जैसे ही उसने शुरू किया और उसने समझाया भाव को, जो इमोशन है, राग को, जो मेलोडी है और जो ताल है, रिदम है भरतनाट्यम का, धीरे धीरे दर्शकों को समझ में आने लगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएं कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट का जो है डांस है। Yet the thunderous applause that greeted Sudha Chandran at the end of her performance was not merely for the wonderful way she had danced. लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सुधा चंद्रन, जिस डांसर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सुधा चंद्रन है। तो ये सुधा चंद्रन के बारे में कहा जा रहा है कि जो थंडरस अपलॉस था, मतलब जो उसके लिए थंडरस माने बिजली सी, जो तेज आवाज़ में जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो केवल सुधा चंद्रन के डांस की वजह से ही नहीं थी। क्यों थी? आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो फॉर द इनडोमिटेबल स्पिरिट शी हैड शोन इन ओवरकमिंग फेट, मतलब वो इसलिए भी था जो उसने इनडोमिटेबल स्पिरिट, मतलब कि जो उसने जो अदम्य साहस दिखाया अपने फेट से उभरने के लिए। फेट यानी भाग्य से उभरने के लिए, उसके लिए भी उन लोगों ने ताली बजाई। फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ऑडियंस न्यू द हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ सुधास करेजियस कमबैक, मतलब वहाँ ऑडियंस में लगभग सबको पता था सुधा चंद्रन के करेजियस कमबैक के बारे में। करेजियस माने साहसिक कमबैक, हार्ट वार्मिंग माने दिल को छू लेने वाली स्टोरी। ठीक है, अब देखते हैं उसकी स्टोरी क्या थी। Some years earlier, Sudha has been promising 17 years old dancer with a record of more than 80 performances. मतलब कुछ साल पहले सुधा के, जो वो 17 साल की उम्र की थी, तब उसके लगभग 80 परफॉर्मेंसेस, मतलब स्टेज शो जो उसने डांस परफॉर्मेंसेस दिए थे, वो उसने 17 साल की उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो गई थी, उसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बना लिए थे। And then one day she was injured in a road accident about 25 kilometers from Tiruchirappalli, Tamil Nadu, where the family had gone on their annual pilgrimage. मतलब एक दिन क्या हुआ, वो रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई, इंजर्ड घायल हो गई। कहाँ पे? लगभग 25 किलोमीटर तिरुचिरापल्ली से नज़दीक में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, जहाँ फैमिली जो है अपने वार्षिक जो है तीर्थ स्थल पे गई हुई थी। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. वहाँ पे उसे जल्दी से एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे उसका जो इलाज है वो अच्छी तरह नहीं हो पाया। इन एनी केस हर इंजरीज रिजल्टेड इन गैंग्रीनुअस इन्फेक्शन। यहाँ पे गैंग्रीनुअस इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक घाव जो सड़ने लगा हो। ठीक है, तो
उस केस में क्या हुआ, उसके जो इंजरीज थी, उसके जो घाव थे वो सड़ने लगे थे और या फिर गलने लगे थे. When she was taken to Chennai, the doctors there tried hard to stop the infection from spreading. जब उसको चेन्नई लेके जाया गया तब उसके जो घाव थे उसको बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, बट फाइनली दे वर फोर्स टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी. लेकिन फाइनली आखिर में उन्हें फोर्स करना पड़ा, मजबूर हो करके एम्प्यूटेट करना पड़ा. एम्प्यूटेट मतलब होता है काट देना उसके राइट लेग को, ठीक है, दाएं पैर को. कहाँ से, जो नी घुटने से लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे से उसके पैर को काटना पड़ा. In the terrible months that followed, Sudha's search began to find a way of dancing again. The day I met Dr. Pramod Sethi, I knew that my dream would come true, she says. यहाँ पे सुधा का एक इंटरव्यू से ये लाइन ली गई है और इस लाइन में बताया जा रहा है कि कुछ जो बहुत बुरे मंथ जो आगे गुजरे, टेरिबल मंथ्स जो गुजरे, उसमें सुधा ने किसको ढूंढना शुरू किया, एक तरीका ढूंढना शुरू किया ताकि वो डांस दोबारा कर सके. और यहाँ पे जो उसके जो डायलॉग है, जो उसका स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जिस दिन मैं डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली उस दिन मुझे पता था कि मेरे जो ड्रीम है वो साकार होने लगेंगे, ऐसा वो कह रही है. Dr. Sethi had won the Magsaysay Award for his development of the Jaipur foot, an artificial limb made from vulcanized rubber filled with sponge. कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सेठी थे उन्होंने मैगसेसे अवार्ड, एक ये फिलीपींस द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है जो उन्होंने जयपुर फुट बनाने के लिए उन्हें मिला था. डेवलपमेंट माने उन्होंने बनाया था जयपुर फुट. कैसे बनाया था, एक वेल्कनाइज्ड रबर, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर को सल्फर के साथ बॉन्ड करके हीट करके जो है बनाया जाता है, तो वो वेल्कनाइज्ड रबर कहलाता है. तो उसमें जो है स्पॉन्ज फिल करके जो है आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया था. आर्टिफिशियल लिम्ब माने, लिम्ब होता है हाथ या पैर, आर्टिफिशियल माने नकली, तो नकली हाथ या पैर जो है इस तरीके से बनाया जाता है वेल्कनाइज्ड रबर यूज़ करके. तो इसका नाम होता है जयपुर फुट, ठीक है. Sudha acquired Jaipur foot and began her determined journey back to the world of Bharatanatyam. तो सुधा ने जयपुर फुट को अपनाया और फिर अपनी डिटरमाइंड जर्नी, प्रयत्नशील और जो है जर्नी मतलब यात्रा शुरू की. किसके लिए, अपने भरतनाट्यम के दुनिया के लिए. लर्निंग टू बैलेंस, बेंड, स्ट्रेच, वॉक, ट्विस्ट, टर्न एंड फाइनली डांस्ड. धीरे धीरे उसने क्या क्या शुरू किया, सीखना, बैलेंस यानी नियंत्रण करना, बेंड झुकना, स्ट्रेच खिंचना, वॉक चलना, ट्विस्ट तिरछा होना, टर्न घूमना और फिर फाइनली डांस करना. हर डॉक्टर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स एंड हर गुरु वर ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट. ऑन 27th October 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional thanksgiving recital at the residence of her Guru. मतलब उनके डॉक्टर, उनके फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं एक तरह से डॉक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं लिम्ब के मूवमेंट में. किसी के कोई भी ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं इस तरह के एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनसे वो रिकवर होने में जल्दी हेल्प हो जाए. हर पेरेंट्स, हर गुरु, सब जो है उसके पैशनेट एफर्ट, जो वो प्रयत्नशील जो थी अपने डांस के प्रति, उसने क्या किया, फिर 27 अक्टूबर 1982 को गुरु दक्षिणा दी अपने गुरु को, जो एक थैंक्स गिविंग रिसाइटल, एक प्रक्रिया है जो उसने अपने गुरु के घर पे दी, रेसिडेंस घर पे. इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल एंड नॉट एन आई दैट वॉच्ड हर परफॉर्म द डिफिकल्ट वर्नम वॉज ड्राई. मतलब एक तरह से चमत्कार था और केवल जो आंखें थी जो उसको देख रही थी, जो उसके डांस को, ये वर्णम यहाँ पे डांस फॉर्म है एक तरीके का, डिफिकल्ट डांस फॉर्म है, उसको देखते देखते लोगों के आंखों में जो है आंसू उतर गए. बट शी न्यू शी हैड
शी स्टिल हैड अ लॉन्ग वे टू गो, मगर उसको पता था कि उसे और भी लंबी यात्रा करनी है. On 28th January 1984, सुधा मेड अ हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग पब्लिक रिसाइटल इन मुंबई. मतलब 28 जनवरी को 1984 सुधा ने एक हिस्टोरिक कमबैक, मतलब यादगार कमबैक किया. कैसे? एक पब्लिक रिसाइटल दिया उसने, एक परफॉर्मेंस दी. कहाँ पे? मुंबई में. एवरीवन वार्मली वेलकम्ड द रिटर्न ऑफ दिस टैलेंटेड डांसर. मतलब सबने जो है क्या किया, उसका दिल से स्वागत किया इस टैलेंटेड डांसर के डांस परफॉर्मेंस का. चलिए आगे बढ़ते हैं. Says her father D.K. Chandran, after every performance Sudha used to ask, how was it daddy, and I used to tell her that she had to improve a lot. कह रही है कि हर परफॉर्मेंस के बाद जो उसके पिताश्री हैं D.K. चंद्रन, वो बोलते थे कि हर परफॉर्मेंस के बाद जो है सुधा उससे पूछती थी कि मेरा डांस कैसा लगा डैडी. तो वो उनको कहते थे कि तुम्हें अभी और अपने डांस में सुधार की ज़रूरत है. बट ऑन 28th जनवरी व्हेन शी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन आई डिडंट से एनीथिंग. मतलब कि 28 जनवरी को जब उसने मुझसे वही क्वेश्चन दोबारा किया तब वो कुछ नहीं बोल पाए. आई जस्ट टच्ड हर फीट, इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट आर्टिस्ट. मैंने केवल उसके पैर छू लिए. ये एक तरह से ट्रिब्यूट है, एक तरह से दक्षिणा है एक ग्रेट आर्टिस्ट के लिए, एक ग्रेट परफॉर्मर के लिए, ग्रेट एक्टर के लिए. Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the lead role. मतलब सुधा की अमेजिंग जो सक्सेस है, सक्सेस स्टोरी है, जो यात्रा है, उसको जो है बेहतरीन मोड़ देने के लिए हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक तेलुगु फिल्म का निर्माण किया. और ना केवल निर्माण किया उसकी स्टोरी का, बट उसको एज अ लीड एक्टर, मतलब उसको एक्ट्रेस उसमें काम भी दिया. Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as नाचे मयूरी. मतलब जो डांस परफॉर्मेंस था उस फिल्म का नाम मयूरी था. तो उसने इतना ज़्यादा सक्सेस गेन कर लिया, इतना ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली, जो उसने उस प्रोड्यूसर को एनकरेज किया, प्रोत्साहन किया कि उस फिल्म को डब करे, दोबारा जो है दूसरे लैंग्वेज में बनाए. किस किस लैंग्वेज में बनाया गया? तमिल में, मलयालम में और हिंदी में. हिंदी में जो नाम था मूवी का वो था नाचे मयूरी. एंड सुधा चंद्रन मेड हर डेब्यू एज अ फिल्म स्टार. और इस तरीके से सुधा चंद्रन जो है वो फिल्म स्टार बन गई. डेब्यू माने जो फर्स्ट जो परफॉर्मेंस होता है, जो फर्स्ट मूवी में अपीयर करते हैं, अपीयरेंस होता है, उसको डेब्यू कहते हैं. शी हैज़ since acted in many films in several languages and produced a Kannada film Kal Bhimani based on the true life of Bal Anna, a deaf artist who went on to become a great character actor. Bal Anna Kannada films to his credit. मतलब उसने केवल बहुत सारे मूवीज़ में फिर एक्टिंग भी की और एक कन्नड़ फिल्म भी प्रोड्यूस किया जिसका नाम था काल भिमानी, जो बाल अन्ना के ट्रू लाइफ मतलब कि सच्ची स्टोरी पे आधारित है. जो कौन थे? एक डेफ आर्टिस्ट थे जो सुन नहीं सकते थे और वो एक ग्रेट पर्सनालिटी बने, ग्रेट परफॉर्मर बने, ग्रेट एक्टर बने. ठीक है, तो ये जो बाल अन्ना है उनकी जो फिल्म थी, कन्नड़ फिल्म, उनको अर्पित थी. Sudha's success was followed by invitations for shows from all over the world. She has danced in several European countries, Canada and Middle East. मतलब सुधा की जो सक्सेस है, जो उसकी जो सक्सेस यात्रा है जिससे वो आगे बढ़ रही है, वो उसके इन्विटेशंस, मतलब उसको न्योते आने लगे शोज़ के पूरी दुनिया से. कहाँ से? सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप से, कनाडा से और मिडल ईस्ट से. ठीक है, मिडल ईस्ट में जो है वो देश आते हैं जैसे जो है सऊदी अरब, इराक, ईरान, इस तरह से. अ फ्यू ईयर्स अगो शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑन एन 8 परफॉर्मेंस टूर अराउंड द कंट्री.
मतलब कुछ साल बाद वो कहाँ गई, यूनाइटेड स्टेट गई, किस लिए, 8 परफॉर्मेंस टूर, मतलब लगातार 8 परफॉर्मेंस के टूर के लिए गई। She remembers a young girl who after the Washington concert struggled through the crowds around the dancer and with tears streaming down her face silently handed over her a card that read, "Congratulations, you have made it." उसको उनको याद है एक यंग लड़की के बारे में जो वॉशिंगटन कॉन्सर्ट में जो परफॉर्मेंस थी उसकी, उसके बाद वो क्राउड से किसी तरह से बचते बचाते उसके पास आई और उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, बुरी तरह से आंसुओं से घिरा हुआ था। आंसू उसके चेहरे से धारा के जैसे बह रहे थे। साइलेंटली हैंडेड ओवर मतलब उसने चुपके से उसको एक कार्ड पकड़ाया जिसमें लिखा था, "कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट", मतलब आपको बधाई हो, आपने ये कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। डिड द ऑडियंस न्यू हर स्टोरी एवरीवेयर? No, not everywhere. In fact, at some of the performances, people learned about it only during the interval, and after that, there would be a wonderful, heartwarming response. मतलब वो सोच रही है कि क्या ऑडियंस, सभी जगह के ऑडियंस को उसकी स्टोरी के बारे में पता है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा भी हुआ है कई बार कि परफॉर्मेंस के बीच में जब इंटरवल आता है, जो मध्य होता है, उसके समय में कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का इंटरवल होता है, तो इस ड्यूरेशन में लोगों को पता चलता है कि जो है उसकी स्टोरी क्या है। तब उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आता है, जो इंटरवल के बाद का परफॉर्मेंस है, वो और भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाला होता है और बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला होता है। बट देन दे हैव हैड देयर हीरोज टू, लेकिन उसके बाद उनके पास उनका हीरो भी होता है। डिड any of them accept defeat like them? I have also believed in asking what next rather that why me. कह रही हैं कि क्या हमेशा हमें अपनी हार मान लेनी चाहिए उनकी तरह, या फिर अपने आप में बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और पूछना चाहिए इसके बाद क्या, और या फिर ये पूछे कि क्यों मैं, मतलब कहना चाह रही हैं कि हमें इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटना हुआ या मेरे साथ ही ऐसी दुर्घटना क्यों हमेशा होती है। हमें ऐसा सोचना चाहिए इसके बाद क्या करें हम, ठीक है। इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई। जो हेलन केलर है वो एक बड़ी लेखिका हैं और वो दृष्टिहीन है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि अगर हेलन केलर जो है अपने हैंडीकैप मतलब अपना जो दिव्यांगतापन है, इनसे वो उभर के आ सकती हैं। ओवरकम माने उभर के आना, ठीक है। तो इससे अगर वो उभर के आ सकते हैं तो मैं भी आ सकती हूँ। सो कैन आई, दैट इज वॉट आई हैव टोल्ड माई सेल्फ, यही मैंने हमेशा अपने आप को बताया है। दैट सुधा रिमार्क्स is what she replied to her Indian fans, thousands of whom wrote to her after the release of her films. People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope. I do feel thrilled that my message has got across. सुधा ये जो है रिमार्क जो उसने ऊपर बताया है, वो हमेशा ये अपने इंडियन फैन को रिप्लाई में देती है। रिप्लाई माने जो हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर करते हैं वो रिप्लाई कहलाता है। तो रिप्लाई में देती है किनको? इंडियन फैंस को। थाउजेंड्स ऑफ फैंस जो क्या करते हैं, उसकी हर फिल्म के बाद उसे लेटर लिख के बताते हैं कि उसकी स्टोरी ने उनको बहुत इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है और उन्हें एक नई दिशा दी है। और सुधा चंद्रन कहती हैं कि आई डू फील थ्रिल्ड दैट माई मैसेज हैज़ गॉट अक्रॉस, मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थ्रिल्ड एक्साइटेड हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा कि उन्हें उनका जो मैसेज है वो दुनिया भर में फैला। आगे देखते हैं। एंड व्हाट इज दैट मैसेज? मैसेज क्या है? द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स देयर इज नो लुकिंग बैक. Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it.
मैसेज ये है कि जो अचीवमेंट, जो सक्सेस का बीज है, वो हमेशा ह्यूमंस के माइंड में है, मस्तिष्क में है। When this realization comes, there is no looking back. जब इस तरीके की परिभाषा हमारे दिल में उतर जाती है तो उसके पीछे जाने का, मतलब पीछे देखने का कोई सवाल ही नहीं है। Once I decided that my handicap was not going to stop me, मतलब जैसे जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी जो दिव्यांगता है वो मुझे रोक नहीं सकती है डांसिंग से, बस उस दिन मैंने ठान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और ये जो चैप्टर है पूरा, ये किसने लिखा है? शैलजा गांगुली। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि स्टोरी जो है किसने लिखा है, उसके राइटर का नाम बताइए। तो इस तरह की जो ये स्टोरी के राइटर है, इनका नाम भी इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।